मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खुलासा आज सेनेट का दूसरा इजलास था। आज के इजलास के बाद कौमी असम्बली के 2 इजलास हो गए, सेनेट के 2 इजलास हो गए। अब अगर इन 4 इजलास को देखें तो इनमें बहस के अलावा अभी तक कुछ नहीं निकला। तो यूं महसूस होता है कि बहस भी बढ़ रही है मुल्क में और साथ साथ कोरोना के मरीजों में भी इजाफा हो रहा है, ये भी बढ़ रहे हैं। लिहाजा दोनों तरफ से बढ़ते हुए नजर आ रही है चीजें, लेकिन इसका सोल्यूशन किसी के पास भी नहीं है। सोल्यूशन क्यों नहीं किसी के पास, वो हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन शिबली फराज साहब ने आज सेनेट में क्या कहा था, आप सबसे पहले वो मुलाहिजा कीजिए। हम बल्कि अपोजिशन से हाथ जोड़ के कहते हैं कि इसको आप सियासत में न उलझाएं। मेरा ख्याल है कि कुछ पार्टीज चाहती भी यही हैं, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए खुदा ना खास्ता और उनको कोई एनआरओ मिल जाए। कि मुझे अपोजिशन ये बताए कि उनका अपना पैरेलल कोविड प्लान क्या है। नंबर 2, क्या ये अपोजिशन चाहती है कि हम पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दें? तीसरा सवाल, सिंध हुकूमत ने नमाज और तरावी की तो हम मसाजिद तो बंद कर दें। चौथा, कि जिस तरह कहा गया कि जो इंजेक्शंस हैं वो तो मिलने नहीं वाले, और फिर उसमें भी हमारा क्या होगा, तो हमारी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। और पांचवा, कि जब अपोजिशन ने इजलास बुलाया तो फिर क्यों डिसाइड किया कि वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनकी लीडरशिप नहीं पार्टिसिपेट करेगी। कोई क्लैरिटी नहीं है कि इस वबा से हुकूमत किस तरह निपट रही है। कौम के साथ एक बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है। कौम को गलत इदादो शुमार जो है बताए जा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी क्राइसिस को झूठ के तले दबाने की कोशिश की जा रही है। तो आपने शिबली फराज साहब को मुलाहिजा किया और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का जवाब भी मुलाहिजा किया। ख्वाजा साहब ने ज़ाहिर सेनेट में नहीं थे, वो बाहर खड़े होकर उन्होंने बात की। लेकिन अब अपोजिशन भी आपके सामने है, गवर्नमेंट भी आपके सामने है। लेकिन गवर्नमेंट का एक इशू मुझे महसूस हो रहा है कि शिबली फराज साहब ने पहले एक मिन्नत की कि खुदा के लिए अपोजिशन को, मैं इल्तिजा करता हूँ अपोजिशन से कि ये सियासत का वक्त नहीं है, कोरोना पर सियासत नहीं करनी है, और साथ ही NRO का एक ताना भी दे दिया। तो मिन्नत और ताना दोनों बराबर कभी भी नहीं चल सकते, या आपको मिन्नत करनी पड़ेगी या आपको ताना देना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसमें मुझे लगता है क्लियर नहीं है। अब इस सूरत हाल में सोल्यूशन क्या है, ये आज के प्रोग्राम का इशू है। और हमने ज़ाहिर हमारे मेहमान है, इनसे पूछना है कि अगर ये मसला पार्लियामेंट में हल नहीं होता तो फिर ये कहां हल होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं बैरिस्टर मोहसिन नवाज रांझा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सैयद नवीद कंवर साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और अंदलीब अब्बास साहब हमारे साथ स्काइप पे है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। शाह साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये फरमाइएगा कि आज शिबली फराज साहब ने भी कहा, और बल्कि पाकिस्तान के सारे माहिरीन, बल्कि आलमी माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए मुश्किल होंगे। तो जब ये मुश्किल होंगे, एक तरफ बीमारी, दूसरी तरफ माशी हालात, तो इन मुश्किलात से निकालना किसने आवाम को? तारिक साहब, मेरा ख्याल है कि जाहिर है कि अवाम तो ये देखते हैं कि हुकूमत ने ही, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, उन्होंने ही इनको निकालना है। और पार्लियामेंट एक जरिया है जहां ये सारी चीज मिल बैठ के हल करने की जगह होती है। अब बदकिस्मती से हमारा मुल्क जो है जिस दहाने पे आग खड़ा हुआ है, वहाँ ये चीजें हो नहीं पा रही। आपको पता है कि जब नेशनल क्राइसिस का वक्त आता है, चाहे वो कश्मीर हो, इंडिया हो, या कोई भी इस किस्म की बात हो, तो गवर्नमेंट ऑपोजिशन मिलके एक जो है व्यू पॉइंट पब्लिक के सामने देते हैं। क्या है कि ये वाला क्राइसिस जो है, जो कि मेरे हिसाब से शायद सब क्राइसिस से ज्यादा है, क्योंकि इसका कोई एंड नजर नहीं आ रहा, और उसमें जो हमारे शहरियों की जो हलाकतें हैं वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। उसमें हम क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इस बात को क्यों नहीं गवर्नमेंट मानती कि अगर गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि कोई बात नहीं, मार्केट्स खोल दो, हर चीज खोल दो, और अगर वायरस लग भी जाए तो कोई बात नहीं, एक पॉइंट आएगा जब सब इम्यून हो जाएंगे। ये चीज दुनिया में कहीं भी कामयाब नहीं गई, और न ही ये चीज पाकिस्तान में कामयाब जाएगी। दूसरा ये कि पाकिस्तान की अगर पॉपुलेशन को आप देखें तो उस हिसाब से अगर
गवर्नमेंट का नंबर भी हम ले लें 2.1% डेथ रेट अगर हम ले लें, तो भी हम कोई 3.5 से 5 लाख लोगों की हलाकत की बात करते हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। अब सवाल ये कि तो फिर क्या करें भाई? करें ये कि जाहिर, और ये डिबेट कोई यूनिक नहीं है पाकिस्तान के लिए, ये डिबेट हर मुल्क में हो रही है, आज भी हो रही है कि इकोनॉमी को बचाया जाए या लोगों की हेल्थ फैसिलिटीज का ख्याल किया जाए या हेल्थ को बचाया जाए। लेकिन रैशनल तरीके से होता है ना ये कि हम अगर कहते हैं कि जी ये आपका तरीक़ाकार गलत है, तो फिर उसके ऊपर चोर का जब जवाब आता है तो वो बात बेमकसद हो जाती है। मुझे तो हैरत होती है कि बिल्कुल सही, हुकूमत बिल्कुल बैठती है, अब लेकिन शाह साहब वही सवाल फिर वही है कि पूरी कौम कैबिनेट पार्लियामेंट की तरफ देख रही है, पार्लियामेंट मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की तरफ देख रही है, गवर्नमेंट फिर आवाम की तरफ देख रही है, आवाम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो जब ये हालात होंगे तो जाहिर एक कन्फ्यूजन तो क्रिएट होगा। अंदलीब आवाज साहबा की तरफ जाने दें, मैं फिर वापस आऊंगा शाह साहब आपकी तरफ। अंदलीब साहबा ये फरमाइएगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है इस वक्त? आपकी प्रायोरिटी कोरोना है या आपकी प्रायोरिटी एहतसाब है या आपकी प्रायोरिटी 18वीं तरमीम है या आपकी प्रायोरिटी नैप है? इस वक्त गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है? जावेद चौधरी साहब, 3 चीजें जो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। नंबर 1, सारी दुनिया के अंदर कोरोना नंबर 1 प्रायोरिटी है और पाकिस्तान के लिए भी। और सारी दुनिया में अब तो रिसर्च आ गई कि आपने अगर कोरोना से अपने आप को बचाना है, सेहत बचानी है, तो आपने ऑब्वियसली सेहत पे काम करना है। उसके अलावा जो आपको पैसा चाहिए अगले 1.5 साल में सेहत पे काम करने के लिए, अगर वो आपके पास पैसा नहीं होगा, इकोनॉमी नहीं होगी, तो 4-5 महीने में आप उड़ जाएंगे, सेहत से भी उड़ जाएंगे, क्योंकि जो आपने वेंटिलेटर्स लेने हैं, जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है अरबों रुपए की अगले 1.5 साल में इस काउंटर करने के लिए, वो नहीं होगा। तो वही हाल होगा जो उन्होंने WHO ने प्रिडिक्ट किया। उन्होंने कहा जी 2 पेंडेमिक्स हैं, एक पेंडेमिक है वायरस का, और उससे वो उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि जी कोई 20 मिलियन पीपल कैन बी अफेक्टेड एंड मे डाई। उन्होंने कहा जी अभी 2 हफ्ते पहले उन्होंने कहा जी दूसरा पेंडेमिक आ गया, इट्स अ हंगर पेंडेमिक, उससे 30 मिलियन लोग जो हैं वो एस्टिमेटेड मरेंगे। तो ये जो दोनों पेंडेमिक्स हैं इनको आप साथ लेके चलें, और सारी दुनिया ने ये कहा है कि अगर आप एक टांग पे खड़े होके एक चीज पे फोकस करेंगे आप गिरेंगे, कोई भी एक टांग पे फोकस करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने पूछी पार्लियामेंट के बारे में। तो मैं तो पार्लियामेंट में फरवरी में खड़ी थी, क्वेश्चन आवर हो रहा था, मैंने जवाब दिया फॉरेन अफेयर्स से, और ये पीपल्स पार्टी और PMLN ने कहा, और ये इनकी स्ट्रेटजी है, आज ये अगर मुल्क में हुक्मरान होते तो पाकिस्तान का जो हाल होता है उन्होंने स्ट्रेटजी बता दी थी। उन्होंने कहा जी वुहान में हमारे स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन वापस लेके आए, USA वापस ले गया, ईरान वापस ले गया, अगर आप वापस ना लाए तो आप ये हैं, ये हैं, ये हैं। 4 दिन उस पर बहस हुई, मैंने जवाब दिए, मैंने कहा जी आपको पता है कोरोना क्या है, क्या हो सकता है इसके साथ? ये नहीं माने, मीडिया वालों ने भी कहा, अवाम ने भी कहा, हमने डिसीजन लिया कि नहीं, और आज हम बचे हुए हैं। जिनका ये एग्जांपल दे अच्छा किया था आपने, बहुत अच्छा किया था। मुझे याद है आप यहाँ इस प्रोग्राम में भी आई थी, मैंने अप्रिशिएट किया था कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक तरफ अच्छा करने के बाद आपने तफ्तान में खोल दिया। मेरी बात आपने मुकम्मल ही नहीं होने दी, और मैं नहीं बोलूंगी जब तक कि आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि जी मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा। अब देखिए सवाल भी आपसे किया है, जवाब भी आपसे चाह रहे हैं, अब आप क्या मतलब सांस भी न लें, सवाल भी ना करें, क्या करें? अगर सवाल किया है तो फिर हर किस्म के सवाल करते हैं, हम बड़े हौसले से जवाब देते हैं। मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप हमारे जवाब भी हौसले से सुने, आप अग्री ना करें, वो आपकी प्रेरोगेटिव है, लेकिन जवाब तो पूरा सुन लेना। मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं ना जी, आपसे जवाब चाह रहा हूं। तो मैं जवाब दे रही हूँ तो आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया, क्योंकि मैं कह रही हूँ एक पॉइंट नेशनल असेंबली के पार्लियामेंट के मुताबिक आपने पूछा, तो मैं ये कह रही हूँ कि आज USA और ईरान जिसका ये कह रहे थे कि ईरान ने अपने स्टूडेंट्स वापस बुला लिए, अगर ये दोनों होते गवर्नमेंट में तो आज हमारा USA वाला 80,000 लोग वहां मर गए, ईरान में कुछ 6,500-7,000 लोग मर गए। हमारे यहाँ एक भी अल्लाह ना करे होती
लेकिन फिर भी हम 750 पे हो, और अगर हैं तो कुछ तो इस गवर्नमेंट ने इन दोनों से बेहतर किया है। ये हमारे पास 1500 वेंटिलेटर छोड़ के गए 30 सालों में, आज वेंटिलेटर 5000 हैं। और आप जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज है ये ना अग्री करें, ये सिंध में इंडिपेंडेंट है, ये क्या कहते हैं इंडिया जो इन्होंने लॉकडाउन करना है, कर्फ्यू करना है, जो मर्जी करे कोई इनको रोकना है, क्योंकि ये फेल हो जाते हैं तो फिर इनको फास पे आता है। मुझे बताया, मेरा सवाल इनसे है, कौन इनको रोक रहा है कुछ करने से? करें, किसने मना किया? आपका सवाल किससे है? नवीद कंवर साहब से या रांझा साहब से? रांझा साहब के पास तो कोई इख्तियार नहीं इस वक्त, इनमें से ये जाके सरगोदा में लॉकडाउन कर लें क्या? नवीद कंवर साहब बोल रहे थे, मेरा ख्याल है। मेरा सवाल किससे है? अच्छा, मैं रांझा साहब से सवाल कर लूं, फिर मैं जाऊंगा शाह साहब की तरफ। अगर आप इजाजत दें तो मैं रांझा साहब से सवाल कर लूं, इजाजत है मुझे? बिल्कुल करें जी, बिल्कुल, मेहरबानी आपकी। अच्छा ईरानी साहब, मसला ये है सर कि गवर्नमेंट ठीक है कुछ नहीं कर रही, लेकिन अपोजिशन तो कुछ करे। अपोजिशन के पास कोई है प्लान ऑफ एक्शन? सर आप कौम के सामने रखें कि ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन है और इसके तहत मुल्क को बचाया जा सकता है भूख से भी, और इसी के तहत बचाया जा सकता है कोरोना से भी। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। जब ये कोरोना का इशू खड़ा हुआ और अभी जिस तरह अंदलीब साहिबा फरमा रही थी, मैं तो बड़ा हैरान हो गया हूँ कि आप आखिरी दिन की इजलास की कार्रवाई निकालें और उसके बीच में आप देख जो तवज्जो दिलाओ नोटिस अपोजिशन ने दिया था ताफ्तान के हवाले से, वो तवज्जो दिलाओ नोटिस नहीं लगाया गया। जबकि मिनिस्टर्स एनक्लेव में 5 फ्लैट खाली थे, उन फ्लैटों के ऊपर इनके MNAs और वुज़रा लड़ रहे थे, उनका तवज्जो दिलाओ नोटिस लग गया उन फ्लैटों के ऊपर। यहाँ पे कौम कोरोना से इस वबा की शदीद शिकार हो रही है, लेकिन इनको उन फ्लैट्स की पड़ी हुई थी कि वो फ्लैट्स, आप आज भी कार्रवाई ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, निकलवा के देख लें कि जिस दिन हमारा इजलास खत्म हुआ उस दिन तवज्जो दिलाओ नोटिस में इनके अराकीन, हुकूमती अराकीन की तरफ से तवज्जो दिलाओ नोटिस था कि हमें वो फ्लैट दे दिए जाए। अब ये तो इनका लेवल है। अब ये कह रहे हैं कि इनको कोई परवाह थी कि पाकिस्तान की भी, हम नहीं, अनलीब स्टूडियस हैं, ये पढ़ के आती हैं, ये पढ़ने लिखने वाली है, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन वुहान पे इन्होंने स्टैंड लिया था। नहीं बिल्कुल, इन्होंने और शीरी मजारी दोनों ने स्टैंड लिया था, ठीक है, मैं बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि जब गवर्नमेंट को हमने कहा, आज भी स्पीकर के पास मेरी दरखास्त मौजूद है, मेरे ख्याल से 13 मार्च को इजलास जो है वो खत्म हुआ, 8 या 9 मार्च को मैं स्पीकर साहब के पास गया, मैंने कहा सर ये ताफ्तान की प्लीज इंक्वायरी करवा लें, हमारा काम है पार्लियामेंट का स्क्रूटनी करना, ओवरसाइट रखना, स्टैंडिंग कमेटी में वजीर दाखिला साहब आए और बताएं कि वो लोग किधर गए, किन जिलों में गए, ताकि हमें उनका डेटा मिल जाए, हम DCs के साथ बात करें, हम सारे मुंतखब नुमाइंदे अपने अपने इजला में जाके हम अपने लोगों को, DCs को खबरदार कर दें और गवर्नमेंट की मदद करें। चाहे हम सियासत एक तरफ रख देंगे, कोई सियासत नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वैसे सियासत तो हो रही है वैसे इस वक्त, जितनी तवज्जो आप शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दे रहे हैं ना, उतनी तवज्जो आप कोरोना पे दें तो आपके पास एक हिकमत अमली हो सकती है। जावेद साहब देखें, सियासत कहां से शुरू होती है? सियासत काबीना से शुरू हो गई है। अब मैं हैरान हूं कि काबीना कहती है कि इजलास के बीच में एजेंडा सिर्फ, हुकूमत कहती है इजलास में एजेंडा कोरोना होगा। काबीना क्या क्या मंजूरियां दे रही है? काबीना जी इलेक्शन इस्लाहात की मंजूरियां दे रही है, आईनी तरामीम की मंजूरियां दे रही है, 18वीं तरामीम के ऊपर बात कर रही है। काबीना सियासत करना चाह रही है, हुकूमत सियासत करना चाह रही है, ऑपोजिशन से ये तोक्को की जा रही है कि वो सियासत ना करें, वो बोले ही ना इन चीजों के ऊपर, वो गूंगे और बहरे बन के ऐसे ऐसे कानून पास करते जाएं जिनका कल आने वाले वक्त में हम सबको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो तो हम नहीं होने देंगे, उस पर हम बोलेंगे। लेकिन जहां तक कोरोना की बात है, देखें कोरोना के ऊपर पहले दिन से ये बात की है कि हम आपके साथ काम, मैं मुस्लिम लीग नून का MNA, आज तक जिला सरगोदा छोड़ दें, पूरे पंजाब में हमारे पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, हमारे सबसे ज्यादा मुंतखब लोग हैं, हम इनके सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकते थे, हमें इस्तेमाल करते, हमें कहते कि जनाब आप आए, DC के साथ बैठे, कमिश्नर के साथ बैठे, लायामल बनाएं, हमारी हेल्प करें, हमने करनी थी। बिल्कुल सियासत को एक तरफ रख के, एक भी ऑपोजिशन के रुकन को इन्होंने एतबार में नहीं लिया, टाइगर फोर्स बनाना शुरू कर दी, बेतरतीब राशन की तकसीम की गई, और वो जो राशन की तकसीम भी की गई उसका भी कोई पता नहीं है, बैतुल माल के जरिए बेढंगी सी तकसीम कर दी गई। अच्छा, वैसे आज शिबली फराज साहब ने एक सवाल किया अपोजिशन से और मेरा ख्याल है वैलिड क्वेश्चन है उनका, और ये सवाल तो हम जाहिर है आप सब लोगों से पूछ रहे हैं। सवाल उनका ये है कि चले मान लें कि गवर्नमेंट फेल हो गई है तो आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है कोरोना पे, उन्होंने सवाल आपसे किया था, ये सवाल है आपके पास। एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राजी साहब देखें, शिबली फराज साहब का ये नुक्ता ठीक है, आज उन्होंने 5 सवाल उठाए थे
अपोजिशन से, और उनका एक सवाल ये था कि अगर फर्ज कर ले कि गवर्नमेंट फेल हो गई है तो आपके पास क्या हिकमत अमली है? कोई मैं अहमद फराज के बेटे से यही बात तवक्को करता हूं कि अहमद फराज का बेटा सच बोलेगा, और आज उसने जो सच बोला है वो मान गया कि गवर्नमेंट कोरोना के मामले में फेल हो गई है और अपोजिशन अब कोई हिकमत अमली आप दे अपना दे। स्कोर बराबर कर रहे हैं वैसे। मैं स्कोर नहीं बराबर कर रहा, मैं उनको उनकी बड़ी इज्जत करता हूं मेरे बड़े भाइयों की तरह, लेकिन उन बात सच्ची की है। फेल हो गया तो कल हम बैठ जाते हैं, कल इजलास से हम दे देते हैं अपनी पॉलिसी, ठीक हो गया, बिल्कुल पूरी पॉलिसी दे देंगे। शाह साहब, ये एक अंदलीब अब्बास साहबा ने एक बात की थी, और बात वैसे आईनी लिहाज से तो ठीक है, 18वीं तरमीम के बाद आजाद हैं, आप वहां पे कर्फ्यू भी लगा सकते हैं अपने सूबे में, आप लॉकडाउन कर सकते हैं, आप कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं लगती तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर लें सर सिंध के अंदर, आप क्यों नहीं करते? शाह साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? शाह साहब को आवाज नहीं आ रही। अनलीब अब्बास साहब, देखिएगा, ये रंजन साहब का ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट फेल हो गई तो हम अपनी हिकमत अमली पेश कर देते हैं। अदली साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है राय साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूं क्योंकि वो ज़ाहिर प्रॉब्लम आ गया। अब राय साहब, आज के जो ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार है बड़े दिलचस्प हैं। पिछले 3 दिन में जो मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ खासा, वो आपके साथ मैं शेयर करता चलूं। 4847 मरीजों में इजाफा हुआ है सिर्फ 3 दिनों के दरमियान। इनकी अगर एवरेज निकाली जाए तो योमिया 1615 मरीज बनते हैं। 102 लोग इस दौरान अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, इनकी भी अगर हम निकाल लें तो ये तकरीबन 36-37 लोग डेली बन रहे हैं जो दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अचानक स्पाइक में इजाफा हुआ, स्पाइक आई है, और शायद आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफा हो जाए, और जब ये बढ़ जाएगी तो जाहिर है हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि वो दिल के मरीजों को नहीं चेक कर पा रहा, उसमें इतनी कमज़ोरी खामियां हैं कि वो फ्लू जब ये हो जाता है, ये पोलन एलर्जी होती है, तो पोलन एनर्जी को नहीं संभाल पाता। हीट वेव अगर कराची में आई तो आपको याद होगा कि 2000 मरीज अचानक आ गए थे, पूरा कराची का हेल्थ सिस्टम बैठ गया था। और अगर खुदा ना खास्ता 1 लाख के करीब मरीज आ गए तो हमारा हेल्थ सिस्टम इसको बर्दाश्त कर सकेगा? राय साहब, आने वाले दिनों में देखिए हालात वाकई ही खराब होंगे, ज्यादा खराब होंगे, अल्लाह ताला रहम करे इस मुल्क पे। लेकिन जब हालात ज्यादा खराब होंगे तो इल्जाम दोनों को दिया जाएगा, गवर्नमेंट को भी दिया जाएगा और अपोजिशन को भी दिया जाएगा, क्योंकि जो कुछ अपोजिशन कर रही है अवाम उनका मुआयना भी रोज कर रहे हैं। देखिए, हम तो बिल्कुल इनसे कोई सियासत नहीं करना चाह रहे, और हम कह रहे हैं इजलास हमारी रिक्वेजिशन पे बुलाया गया, उससे पहले तो इजलास ही नहीं बुला रहे थे। ये पार्लियामेंट को उन्होंने ताला लगाया हुआ था। अगर देख लें, यूके में बोरिस जॉनसन जो है उसको कोरोना हो गया, लेकिन पार्लियामेंट फिर भी काम कर रही है, उसका हेल्थ मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसके नीचे जो बाकी उसकी टीम है वो काम कर रही है, लोग इजलास कर रहे हैं और इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं। आज भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की उनकी तकरीर निकाल के देखो तो उसने कहा कि गवर्नमेंट का फेलियर है, क्योंकि बिकॉज वी फेल्ड इन इम्पोजिंग द लॉकडाउन। He said we failed in imposing the restrictions, awareness campaign पे। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे अपोजिशन लीडर भी गायब हैं, वो भी में नहीं आ रहे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी नहीं आ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के लिए कोरोना प्रायोरिटी नहीं है। फिर देखिए, अपोजिशन लीडर जो पहला इजलास हुआ था, अपोजिशन लीडर तो बात सुनने के लिए बैठे थे और प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी बात करके चले गए। पार्लियामेंट के इजलास की बात, पार्लियामेंट का इजलास जो है पार्लियामेंट के इजलास में बिल्कुल वो आएंगे, जरूर आएंगे, और हम ये समझ रहे हैं कि कल तवक्को है हमें कि वो आ जाए। लेकिन देखें, उस पर एक उनका डॉक्टर का भी इशू चल रहा है। दूसरा ये है कि जिस तरीके से आप इस वक्त नैब को आपने अनलीश किया हुआ है, नैब भी यहीं पे है, हम भी यहीं पे हैं। आप इस वक्त कोरोना में पाकिस्तान के लोगों की जान बचाएं, आप अवेयरनेस कैंपेन में हमारी मदद हासिल करें। वो शाह साहब आगे, मैं उनसे बात। शाह साहब, ये फरमाइए सर, आप तो 18वीं तरमीम के बाद आजाद हैं, जो कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं सिंध के अंदर। सर, आप कर्फ्यू लगा दें, लॉकडाउन कर दें, आप बंदिशें लगा दें, पाबंदी लगा दें, कुछ भी कर सकते हैं आप, तो सर आप क्यों नहीं करते? देखिए चौधरी साहब, बात सारी ये है कि मुल्क जो है एक ही डायरेक्शन में चल सकता है। हम अलग अलग मुल्क नहीं, हम एक ही मुल्क हैं, और एक डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब आप जो बात करते हैं उस पे सारे लोग इत्तेफाक करते हैं, तो फिर बाहर जाके नैरेटिव अलग क्यों होता है? आपने कहा कोई लॉकडाउन, आप पहले दिन से कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कोई लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन लॉकडाउन हो रहा है। न सिर्फ सिंध में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, एक हद तक केपी में हो रहा है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हो रहा। इफेक्टिव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लोग हर किस्म की बात सुन रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई हाँ ठीक है, बहुत जरूरी है, उसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं है। कोई कह रहा है कि नहीं,
इससे होगा तो लोग भूख से मर जाएंगे, तो बेहतर है कि जो कोरोना से मरना है तो मर जाएं, लेकिन भूख से ना मरे। अब ये क्या कंफ्यूज्ड नैरेटिव है जो अब कोई सुनेगा, कोई भी शहरी, तो वो ये सोचेगा ना कि भाई उसका मतलब ये कि वो उसकी मर्जी है। अगर वो समझता है कि मुझे अपने आप को बचाने के लिए घर पे बैठना है तो बैठ जाएगा। अब वो समझता है कि नहीं भाई प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि नहीं जरूरी, तो फिर मैं क्यों बैठूं? तो फिर और उसके बाद आपने देखा है कि मार्केट्स का क्या हाल हुआ है। आज के सिर्फ लाहौर के आप मार्केट्स का हाल देखें तो क्या आपको नजर आता है? तो इस तरह से देखिए, गवर्नमेंट्स ऐसे नहीं चलती, गवर्नमेंट्स लीडरशिप देती हैं और लीडरशिप जो है वो क्लैरिटी के साथ मिलती है। मैं 2-3 मुख्तसर बातें कह दूं। तो आपका ख्याल ये कि लीडरशिप मिसिंग है? जी एक सेकंड, मैं कहना जस्ट कंप्लीट। जी 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 फरमाइए। एक तो ये कि आप जरूर गरीब का जाहिर ख्याल करना सबने, किसी भी हुकूमत ने करना होता है। आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में न सिर्फ पैसे जारी रखे बल्कि उसको इनहेंस करके दिए, अच्छी बात की। आपने सेकंड सर्वे के लोग भी उसमें ऐड किए, अच्छी बात की। अब तीसरा जो आपका टारगेट था वो था डेली वेजेस, उस पे इतने दिनों से काम हो रहा है, अभी तक कोई बात समझ में नहीं आ रही कि किस तरह से होगा। देखिए ना, ये भी ट्रांसपेरेंसी से अगर हो, जैसे BISP था, तो आपको कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन हम अगर MNAs, MPAs, टाइगर फोर्स, फला ढींगरा ये बात करेंगे तो फिर नहीं होगा। आपके पास लिस्टें हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज पे काम कर रही है, उनके पास लिस्टें हैं, उनके थ्रू इनको काम करना चाहिए। और उसके बाद ये तो हुआ ना एक साइड बात की। दूसरी साइड पे आपको पूरा अपना जो फेडरल PSDP है, जो आपको बाहर से ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है, चाहे वो रीशेड्यूलिंग की वजह से मिल रही है, एडिशनल पैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको दे रही हैं, आप हेल्थ फैसिलिटीज को एनहांस करने के लिए लगाएं। ये इसमें ना रहें कि जी हमारा यहाँ तो कोई कोरोना नहीं है। हाँ, आपके यहाँ ट्रेजेक्टरी अभी तक अपवर्ड है, स्लोअर है क्योंकि आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचे। लेकिन अगर वो खुदा ना खास्ता, लेकिन शाह साहब ये क्योंकि मुल्क आपका भी है तो अपोजिशन को भी चाहिए कि वो ये तजावीज प्रॉपर पेपर बना के ठोस तजावीज गवर्नमेंट के सामने रखे, ईवान के जरिए रखे, ताकि चीजें बेहतरी की तरफ जाए, बजाय इसके कि सिर्फ तकरीरों की हद तक रहे। शाह साहब तकरीरें करते रहेंगे तो मुल्क के अंदर बहुत लोग बीमार हो जाएंगे। अंदरीब साहब की तरफ जाना है मुझे, अगर इजाजत ये होनी है कि चोर ज्यादा कौन है, तो फिर तो मैंने तो तजवीज वहां नहीं रखनी, शायद आपके थ्रू ही उन तक पहुंच जाए। लेकिन बात सारी ये है कि सीरियस होनी चाहिए डिबेट में। अंदरीब साहबा, ये रांझा साहब का ख्याल ये है कि अगर गवर्नमेंट फ्लॉप हो गई है, नाकाम हो गई है, तो ठीक है हम तजावीज दे देते हैं आपको, तो आप इनसे ले लें फिर। देखिए, आज हफ्ता हो चला है, कल भी मेरे ख्याल आखिरी दिन इजलास का, अभी तक तो कोई तजवीज नहीं आई, नंबर 1। नंबर 2, जो कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं कि हुकूमत में है, आप एग्जाम्पल देखें कि लीडरशिप की बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब उठे तकरीर की, उन्होंने कहा जी कि हुकूमत ने हमें कुछ नहीं दिया, जो PPE इक्विपमेंट है डॉक्टर्स का वो नहीं दिया। अच्छा, 2 घंटे बाद इन्हीं का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उठते हैं, वो मुर्तजा वहाब साहब मीडिया सामने बैठा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि जी एक एक डॉक्टर को एक एक सब चीज हमने पहुंचाई है। मीडिया उनसे पूछता है कि जी आप ये कह रहे हैं आपके पास तो PPE इक्विपमेंट ही नहीं है, तो वो ही कहते हैं जी किसने कहा है कि हमारे पास PPE इक्विपमेंट नहीं, मेरे पास पूरी लिस्टें हैं। जी बिलावल सो ये देखें, ये कंफ्यूजन है कि खुद नेशनल असेंबली में पार्टी स्टेट बना ले इस मुल्क में, खत्म कर दें ऑपोजिशन, कोई क्रिटिसिज्म आप सुनने को तैयार नहीं है अगर, तो फिर आप 1 पार्टी स्टेट बनाए, मार्शल लॉ लगवा दें और उसी में आपका जो है आप खुश रहेंगे। आपसे कोई भी कोई गिला करे तो आपको लगता है कि जी ये क्यों मेरे खिलाफ बोल रहा है। इस तरह से नहीं होता। जी शाह साहब, ये चीजें आप रुकिएगा, उनको बात मुकम्मल करने दें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। मैं आपकी तरफ आऊंगा शाह साहब, आपकी तरफ आऊंगा, उनको बात मुकम्मल करने दें। जी अंदलीब साहब, देखिए डिसेंसी रिक्वायरमेंट है और नवीद कमर साहब इज अ वेरी डिसेंट गाय, आई एक्सपेक्ट हिम। जब ये बोल रहे थे मैं 4 दफा बीच में टोक के इनको
दुरुस्त कर सकती थी, मैं नहीं, मैं अपनी टर्न पे बोली। यू मे नॉट अग्री एंड आई मे नॉट अग्री विद यू, बात वो कीजिए ना। बात ठीक है, लेकिन अपनी टर्न पे बोलना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कहा कि जी स्ट्रेटजी क्या है, हमें तो समझ नहीं आती हिकमत अमली की। तो मैंने तो आपको बता दिया कि जो इनकी हिकमत अमली है वो रिकॉर्ड हुई है। इन्होंने वुहान से लोगों को बुला के 80,000 तक माशाल्लाह इनका इरादा था कि स्कोर पहुंचा दें। अल्लाह ताला और पूरे एफर्ट के साथ कोशिश यही है कि और ना बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप, ये सिर्फ इनका एक ही सवाल होता है, मैं 2 साल हो गए मुझे असेंबली में, वो ये कहते हैं कि जी एहतसाब की बात मत करो, बस हमें ये नैब खत्म कर दो, एहतसाब की बात मत करो, बाकी चीजें छोड़ दो, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हमने क्या करना है। भाई आप 20 तकरीरें कर चुके हैं, कोई एक सजेशन दे दें और कहें कि जी ठीक है, मुल्क के पास हम 1500 वेंटिलेटर छोड़ के आए थे, अब 5000 हो गए हैं वेंटिलेटर्स, ठीक है, हम छोड़ के आए थे मुल्क में कि आपकी सबसे ज्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम आपको दे के गए हैं, अब आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। मुझे बताएं कि ना खुद कुछ किया 30 साल में, अब जो हम कर रहे हैं 1500 से 5000 वेंटिलेटर हो गए हैं, और वेंटिलेटर्स इज द मेन एलिमेंट। पीपीई जो है इस वक्त पाकिस्तान ने खुद प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी है, पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे और अब हमने इसको एक्सपोर्ट करना है। ये हमने पिछले 3 महीने में किया है। भाई आपको 4 सजेशंस और दे दें कि भाई ये कर ले, वो कर ले, ये कोई कर शक ले। नहीं कि वुहान में आपने अच्छा किरदार अदा किया, आपने नहीं आने दिए, रुक गया कोरोना, लेकिन ये तफ्तान भी तो आप ही की गवर्नमेंट में हुआ ना, ये तफ्तान का जो सारा इशू था, तो उसको क्यों नहीं कंट्रोल किया आपने। दूसरा रह गया नैब का इशू, तो नैब तो पोजीशन नहीं कह रही इसको बंद करें, अब तो आपके इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी यही कह रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ वन पार्टी इशू नहीं, ये सारी पार्टियों का इशू है। ये दोनों सवालों के क्या जवाब है आपके पास? ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अंदलीप साहबा, नैब के ऊपर एक सवालिया निशान तो चोरी परवेज इलाही साहब ने भी उठा दिया है, तो अब मेरा ख्याल है सारे ही बराबर हो गए इस इशू पे। जी अंदलीप साहबा। देखिए, जहां तक नैब का ताल्लुक है, मैंने हमेशा ये मेंटेन किया है कि जो नैब बनाया इन्होंने, उसका जो हेड सेलेक्ट किया इन्होंने 10 साल उसमें ना कोई तरमीम की, ना कैपेसिटी बिल्डिंग की, ना उसके रेगुलेशंस को इम्प्रूव किया। नैब के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग की और नैब के अंदर तरमीम की बहुत गुंजाइश है। हमने बीच में इनको प्रपोजल्स भी दिए और इन्होंने हमें वापस प्रपोजल्स दिए, उस पर निगोशिएशन हुई, क्योंकि बहुत से प्रपोजल्स इनके ऐसे थे, बार बार ये वहां जाके कहते हैं कि नैब को खत्म कर दो, नैब को खत्म कर दो। अब नैब को हम खत्म तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हम उसको तरामीम जरूर लेके आना चाहते हैं, ताकि वो जो 10 साल का गैप है, जिसमें 10 साल में तो आप किसी बंदे की को इम्प्रूव ना करें तो वो डेड कंसिडर होता है, वो तो एक इदारा है। तो अब उसमें गुंजाइश है, लेकिन उसके कानून को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। ये कानून हम लेके आए कि उसको टूथलेस कर दें और उसको बस एक सेरेमोनियल इंस्टीट्यूशन बना दें, जो 10 साल से इन्होंने किया। 10 साल इन्होंने बिल्कुल, और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये नैब जो है करप्शन प्रमोशन के लिए या करप्शन प्रिवेंशन के लिए है। तो वो कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब जब तक थे सब ठीक था, इन्होंने फिर जब ये जस्टिस जावेद को लेके आए, उन्होंने इनसे सवाल करने शुरू कर दिए, तो अब वो खराब हो गया। हाँ, एज एन इंस्टीट्यूशन उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की, उसकी इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है, और तरामीम का प्रपोजल हमने बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है अदली साहबा, हर इदारे को इम्प्रूव करना चाहिए। रानी साहब, जब एक इदारे को इम्प्रूव करना चाहती है गवर्नमेंट, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों चाहते हैं कि 17 अरब और 24 करोड़ रुपए जो मियां शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट्स में निकला है, बल्कि उनके मुलाजमीन के अकाउंट में निकला है, आप क्यों दबाना चाहते हैं? जो साहब देखें, ये करेंगे इम्प्रूव। मैं हैरान हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने केपी के एहतसाब ब्यूरो का बेड़ा गर्क किया था, और वो एक रिटायर्ड जनरल साहब थे जिनका लेटर आज रिकॉर्ड पे मौजूद है, अगर आपके पास हो तो ला के दिखाएं, जिसमें उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि भाई खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला मुझे करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक रहा है, और इमरान खान को वो इस्तीफा लिख के दे रहे हैं। 80 के 90 करोड़ रुपया इन्होंने उस अदारे पे लगाया। आज उस अदारे का कोई बंदा पूछने वाला है, पुरसाने हाल है, ये करेंगे नैब को ठीक? ये तो सबसे बड़े सारे चोर पाकिस्तान के इन्होंने काबीना में नहीं, वैसे सवाए चंद देख के, सवाए चंद देख के मैं ये चल तरमीम करता हूं, सवाए चंद देख के अक्सरियत चोरों की है। अब मुझे बताएं, आमिर कियानी साहब,
मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं। वो वैसे कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। सर आमिर कैनी साहब जब कैबिनेट का थे, ऑन रिकॉर्ड है, मैं बात करता हूं कि उनके खिलाफ नैब की इंक्वायरी खुली है। शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि नैब की इंक्वायरी नहीं खुली, उनकी कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे इंक्वायरी गई है। शहजाद अकबर साहब से पूछें कि आप तो कहते हैं उनकी इंक्वायरी नहीं हुई, कल किसी टॉक शो में सुना था जी इंक्वायरी नहीं हुई, कंप्लेंट वेरिफिकेशन में इंक्वायरी गई है, क्या आउटकम आई है हमें बताएं तो सही। हमें भी पता होना चाहिए कि दवाइयों का अब दूसरा स्कैंडल शहजाद अकबर साहब ढूंढने जा रहे हैं, तो पहले का तो बता दें। नूरुल हक कादरी साहब, उन्होंने भी करप्शन में, उनसे आज तक मैं भी पूछता रहा हूं कौमी असेंबली में कि रिलीजियस अफेयर्स की मिनिस्ट्री से कि भाई आप कम से कम पूछे थे, आपने पूरी बिल्डिंग दे दी अपने किसी दोस्त को, और कोई सवाल जवाब तो कर लो यार। चीनी का स्कैंडल आपके सामने आया, इनके लोग उसमें इन्वॉल्व है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भरा पड़ा है पूरी काबीना में। वैसे अभी ये वो कहते किसी हैं, जगह खान साहब होता कहते हैं है कि खान तो साहब- वैसे गवर्नमेंट खुद रिपोर्ट लेके आती है, ये देखें ये अच्छी बात है। देखें चीनी की रिपोर्ट ना चाहती गवर्नमेंट नहीं आनी थी, आटे की रिपोर्ट ना चाहती नहीं आनी थी, नूरुल कादरी साहब की रिपोर्ट ना गवर्नमेंट चाहती तो नहीं आनी थी। वो तो उमर चीमा साहब लेकर उन्होंने स्टोरी लिखी, उसके ऊपर वो बात सामने आई और गवर्नमेंट उसको दबा दिया। आमिर कैनी साहब की बात सामने आई, उसको दबा दिया। उसके बाद आप देख लें वो जो इसका ये पावर का एनर्जी का जो था इशू, उसकी रिपोर्ट आई है, वो दबा दी। अभी ये चीनी और आटे की रिपोर्ट आई है, वो भी दब जाएगी। और केपीके में जो करप्शन हुई है, जो वो पेशावर मेट्रो है, जिसके ऊपर अब आजकल मजाक बन रहा है कि गाजी उर्तगाल आएगा, वो जो गाजी उर्तुगल है वो आएगा, वो आके पेशावर मेट्रो को ठीक करेगा। आजकल उसके वो तस्वीरें, इमेजेस चल रहे हैं। तो ये तो करप्शन का बाजार इन्होंने गर्म किया हुआ है। और ये सही बात। चले नील कमर साहब की तरफ जाने। अकाउंटेबिलिटी पे कोई इतराज नहीं है अगर वो क्रॉस द बोर्ड हो। ठीक हो गया, यानी आप चाहते हैं कि 4 आपके पकड़े जाए तो 4 गवर्नमेंट की तरफ से पकड़े। करप्शन की है, उसको बिल्कुल मैच तो नहीं चल रहा है सर के 4 खिलाड़ी इधर से 4 उधर से। देखिए मैं नवीद कमर साहब की तरफ वो तो क्रॉस द बोर्ड ना। ठीक, शाह साहब आपके पास एक छोटा सा सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि सर अगर आप हुकूमत होती और उसमें खुदा ना खास्ता कोरोना हो जाता तो आप क्या करते? क्योंकि ज़ाहिर है इतना अरसा आप इक़्तिदार में रहे हैं तो आपके पास तो कोई ना कोई प्लानिंग होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सॉलिड तजावीज़ कौम के सामने रखें, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नवीद कमर साहब कुछ सॉलिड जबरदस्त किस्म की तजावीज़ आप पेश करें, गवर्नमेंट के सामने रखें। अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती तब भी आवाम तो सुने कम अज कम। भाई देखिए, मैं तो पहले भी सारी बातें कर रहा था, वो पता नहीं क्यों खफा हो गए। देखिए, आपने प्रायोरिटी वाइज 1 2 3 4 करके चीजों को रखना है। एक तो अगर हम होते तो पहला काम ये करते कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेफरेबली थ्रू पार्लियामेंट इकट्ठा बिठाते, एक टेबल पे बिठा के कहते कि जी ये सोचे हमारी, और फिर उसके बेसिस पे हम आगे ये मैसेज कौम को दे रहे हैं और आप भी यही मैसेज दें। दूसरी चीज ये कि हम जितने रिसोर्सेज हैं एज अ टॉप प्रायोरिटी हम उनको जो हेल्थ सर्विसेज हैं अपनी उस पे लगाते। 10 साल पहले क्या हुआ या 50 साल पहले क्या हुआ वो बात की बातें अब आपस में लड़ते रहेंगे। आज हमने मिल के इस पैसे से बाकी PSDP एक तरफ रख के इन चीजों को हेल्थ सर्विसेज पे, ताकि खुदा ना खास्ता ये चीजें अगर हमारी ट्रेजेक्ट्री बढ़ जाती है और नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं तो हम उसको मीट कर सके। नंबर 3, हम जो अपना सबसे गरीब तरीन तबका है उसको जो है वो BSP के थ्रू जो भी उसका नाम दे रहे हैं, ऐसा आपने रख दिया है, उसके थ्रू आप मैक्सिमम फंडिंग करें। फिर चौथी चीज ये कि आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमी में इस वक्त दुनिया में रिसेशन न सिर्फ आया हुआ है बल्कि आगे जाके और बड़ा रिसेशन आ रहा है। आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो फिलहाल उसका ऑफटेक नहीं होगा। आपने फोकस करना है अपने मुल्क के अंदर। हो रहा है, मैं गवर्नमेंट की तरफ भी जाना है, आप फरमाइएगा, आप मुकम्मल कीजिए। शॉर्ट, आपने फूड सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि अब बीट भी और राइस भी हम इंपोर्ट करना शुरू कर दें। आप ये इतना बड़ा दूसरा क्राइसिस आया हुआ है टिड्डी दल का, हमने अभी तक कोई जहाज नहीं मंगाए जिनसे हम इसको मीट कर सकें। और एग्रीकल्चर ही आपको इकोनॉमी को आगे जाके ग्रोथ देगा, बाकी चीजें उसको बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंदलीब साहब देखें,
शाह साहब ने सॉलिड किस्म की आपको सामने तजावीज रखी है, तो मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन को आप अपने साथ बिठा लें अगर आपको एक कंसेंसस डेवलप करना चाहते हैं तो। नहीं, शाह साहब तो माशाल्लाह हमेशा ही गिव्स मेरी आवाज आ रही है सजेशंस, बट थोड़ा सा मैं कहूंगी कि ये तो हमने मार्च में कर लिया सारा कुछ। नंबर 1 जो चीज है वो हमने ये जो कह रहे हैं मिलके बैठे, हम तो उसमें नेशनल कमांड एंड कंट्रोल की जो मीटिंग्स होती हैं 3 लेवल्स पे, हम सारे मिलके बैठते हैं उसमें। और अपोजिशन तो नहीं, देखिए उसमें अपोजिशन तो नहीं होती। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल में तो सिर्फ हुकूमत के लोग और आपके वुज़रा होते हैं, उसमें अपोजिशन का तो एक रुख भी नहीं। नेशनल कमांड जो आपकी है उसके बीच में भी कोई हुकूमत तो आप बेसिकली आप चाहते हैं कि अपोजिशन बैठे हैं? जी, हम कहते हैं हम इनके साथ बैठे और पार्टी की कमेटी बना दें। मिनिस्ट्री नेशनल फूड सिक्योरिटी की कमेटी रोज बैठे, नेशनल हेल्थ सर्विस की कमेटी रोज बैठे, इंटीरियर की कमेटी रोज बैठे, और इनको तमाम जो बाकी है, पार्लियामेंट है पाकिस्तान का सबसे जो मेन आइन में मेन अहम अदारा, 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी पार्लियामेंट करता है। बाकी सारे जो हुकूमती अदारे हैं उसको रिपोर्ट करें, और अगर ये सही काम कर रहे हैं तो हम क्यों इनके वैसे कीड़े निकालें इनके काम में। मेरा वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी सीधी सी बात है कि ये वो वक्त है जिसमें एक यूनिटी नजर आनी चाहिए, और अगर यूनिटी नहीं है तो ये वक्त बर्बाद हो जाएगा। वक्त बर्बाद हो गया, बहुत नुकसान होगा। मैं हर बार रोज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आज फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि गवर्नमेंट पे ना रहें, अपोजिशन पे ना रहें, स्टेट पे ना रहें, और किसी बाकी इंस्टीट्यूशन पे ना रहे। आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। अगर आप अपने आप को बचा लेंगे तो आप और आपका खानदान बच जाएगा, और अगर आप किसी और की तरफ देखते रहेंगे तो खुदा न खास्ता आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए, और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।